आपने जो एक टर्निंग पॉइंट बताया सर फाइनेंशियल कोलोनाइजेशन के बारे में कि आई थिंक अ लॉट ऑफ कंट्रीज जो डरी ही हैं कि जब रशिया के 300 बिलियन सीज करे इन लोगों ने, ये कैसे है यार, ये तो किसी और के पैसे, यू कांट जस्ट होल्ड समबडीज मनी, दैट्स थीवरी। आपको उनको सैंक्शन करना है, करो, कोई मना नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में किसी ने कुछ नहीं बोला आप सैंक्शन क्यों कर रहे हो, बट जब उनके पैसे रोके गए ना, आई थिंक दैट आल्सो क्रिएटेड अ परसेप्शन कि यार ये डॉलर से तो दूर हटना पड़ेगा। आप तो एकदम इसको you what you're saying is absolutely right, sir. it is scripted for taking the world towards there. तो ये जितना बैंकिंग का कोलैप्स देख रहे हैं ये सब पूरा स्क्रिप्टेड है, बिकॉज व्हेन यू वांट टू प्रेस अ रीसेट बटन तो पहले तो आपको सब कुछ कंट्रोल में लेना पड़ेगा। हाँ, you'll have to break everything. या तो ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, जितनी भी छोटी बैंक्स है, उनको बड़ी बड़ी बैंक्स जो है वो निगल जाएगी और फिर जो है ये रीसेट इजीली मार सकते हैं, राइट। तो ये तो खाली ट्रेलर था, आगे जो बैंकिंग क्राइसिस आना है बहुत बड़ा आना है, बहुत ही बड़ा वाला। कोई सर बचना नहीं, कोई नहीं बचेगा। चलो मैं आपसे यही पूछ लेता हूँ सर, कोई मतलब कौन कौन नहीं बचेगा? तो हमें दो इवेंट्स पे नजर रखनी है। एक है क्रेडिट स्विस जो ऑलरेडी आईसीयू में लेटा हुआ है, हाँ जी। उस डेड बॉडी को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अच्छा, ये बैंकिंग क्राइसिस तो ऑलरेडी लास्ट ईयर मैंने जब प्रेडिक्ट किया था उसके कुछ ही वीक्स में स्टार्ट हो गया था। तो क्रेडिट स्विस को सबसे पहले आईसीयू में लेटाया गया बाय हुम, बाय द स्विस नेशनल बैंक। तो फेडरल रिजर्व ने कुछ सीक्रेट स्वैप्स किए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्विस नेशनल बैंक को, और स्विस नेशनल बैंक ने क्रेडिट स्विस को बेल आउट किया टेम्पररी। उसके बाद वापस सऊदी अरेबिया को बोला गया कि अब आप थोड़ा ऑक्सीजन दे दे इसको वरना नहीं चलेगा। तो इसको खींचा जा रहा है टिल दैट क्राइसिस इवेंट टाइमिंग विच दे हैव डिसाइडेड फॉर द रीसेट। तो सऊदी अरेबिया ने कुछ इन्वेस्ट किया, कुछ महीने चला, फिर थक गए, फिर बोला अब किसी और को ढूंढो। सो देन दे स्टार्टेड सर्चिंग और फिर उनको कतर मिला। सो जी। 23 जनवरी को कतर ने उसमें स्टेक लिया, और आपने देखा 24 जनवरी को अदानी एफपीओ के खिलाफ सारी पोजीशंस ले ली गई बाय क्रेडिट स्विस, और वो सारे जो शॉर्ट सेलर्स जो बाहर के प्रोडक्ट यूज करके जो स्टॉक मार्केट में पोजीशन लेनी थी वो हो गई 24 मार्च को ही। सो ये पूरा क्रेडिट स्विस का ये इस्तेमाल भी किया गया टू क्वेश्चन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। तो हम्म। जहां तक मुझे लगता है कि दो यूएस के फैक्शंस है, one which is a majority which is clear on the de-dollarization process, जो चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द हो जाए, और एक दूसरा फैक्शन है जो सोरोस और क्रेडिट स्विस वाला ग्रुप है, who are challenging this the timing of the de-dollarization process। हाँ। बता दूं व्यूअर्स को कि क्वेश्चन ये नहीं है कि होना है कि नहीं होना है, क्वेश्चन ये है कि कौन से टाइम पे होना है, राइट। दैट इज व्हाट द क्राइसिस, द फाइट बिटवीन द टू फैक्शंस इज। अच्छा, तो दूसरा फैक्शन टाइमिंग पे क्यों अग्री नहीं कर रहा है? तो जो मुझे लॉन्ग टर्म दिखाई देता है उस हिसाब से उनका प्रॉब्लम ये है कि वो नहीं चाहते कि कोई ब्राउन स्किन इंडियन, रेजिडेंट इंडियन, मैं एनआरआई की नहीं बात कर रहा, कोई रेजिडेंट इंडियन उनके सर पे आके बैठे एज अ ग्लोबल ऑपरेशन सीईओ और हेड। क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका है कि इंडिया में शिफ्ट होके सेटल होना है, ये तो फिक्स्ड है, ठीक। प्रॉब्लम खाली इतना है कि हु इज गोइंग टू हैव द कंट्रोल ओवर दिस ऑपरेशन विच आर लीड गोइंग कौन टू शिफ्ट। करेगा? हाँ। हाँ, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि ट्रांजिशन चल रहा है अभी वेस्टर्न हेड से एनआरआईज, और 2030 आते आते ये सारी कंपनीज का लीडर होगा कोई रेजिडेंट इंडियन। So that is what is going to happen. They don't. So the second faction does not want this to happen. They are fine with selection of India. They are fine with shifting here for profits, etc., etc. Not fine with working under a resident Indian as a leader. सोरोस की दिक्कत ये है। हाँ, वो तो अच्छा, सर, वो तो है ना, वो तो। क्योंकि हाँ। मैं इनकी थियोरी बताता हूं।
वेस्ट की थियरी ये है कि या तो कोई कंट्री नेशनलिस्ट हो सकता है या तो कोई कंट्री इंक्लूसिविस्ट हो सकता है। इंडिया उनके लिए प्रॉब्लम हो चुका है, इट इज नेशनलिस्ट एंड इंक्लूसिव। या तो कोई जर्मनी का हिटलर हो सकता है हाँ या तो एक्सट्रीम। एकदम लिबरल फ्री वर्ल्ड वाला बंदा हो सकता है। इन दोनों के साथ हम हैंडल कर लेंगे। इंडिया के साथ उनको प्रॉब्लम यह है कि बंदा नेशनलिस्ट भी है और इंक्लूसिव भी है। इतनी यूनिटी नहीं चाहिए हमको पब्लिक की और गवर्नमेंट की। इनकी दिक्कत यहां पे है। तो सनातन धर्म इज द प्रॉब्लम, दैट्स द मेन प्रॉब्लम विद देम। बट सर आपका मेरे को समझ में आया ये पूरा, दिस आई अंडरस्टूड, आपने जो स्ट्रक्चर बनाया सर, इसमें ये फेलिंग बैंक, ये सरप्राइज है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्लान? नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्लान, और ये तो होना ही था। आप जब आपने पूरी सोसाइटी को एक फियाट रिजर्व करेंसी डॉलर और उसकी एंडलेस प्रिंटिंग के ऊपर अपनी इकोनॉमिक्स पूरी बेस कर दी, जो चीप इजी मनी आप दे रहे थे लोगों को, और फिर फैमिली का इंस्टीट्यूशन पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया आपने आपकी कंट्री में, क्योंकि नाउ चीप एंड इजी मनी मीन्स ईच फैमिली मेंबर इज गोइंग टू मिसबिहेव विद द अदर फैमिली मेंबर। हाँ आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल रहे हैं सीधा घर में। सो दिस एंटायर, जो मैं बोलता हूं कि एडम स्मिथ कैपिटलिज्म हैज कॉस्ट 60% डिवोर्सेस, दिस इज द आउटपुट ऑफ एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, टॉक्सिक इंडिविजुअलिज्म, राइट? तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा स्ट्रक्चर ही हॉलो है, क्योंकि आप छाप छाप के पैसे दे रहे हैं अपनी पब्लिक को, बिकॉज यू आर रिजर्व करेंसी स्टेटस, यू आर एक्सप्लॉइटिंग दिस प्रिविलेज। लोगों को मनी क्या है उसका वैल्यू ही नहीं पता जब, सो एवरीबडी इज गोइंग टू मिसबिहेव, नॉट स्टडी, नॉट फोकस ऑन करियर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे एक फ्रेंच कपल यहाँ पे मिला था कुछ महीने पहले। तीन महीने के लिए यहाँ घूमने आए पूरे सामान के साथ। तो मैंने बोला किस लिए आए हैं? बोल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वैकेशन। तो मतलब वहां पे एक्सपेंसिव होगी जो भी है, आई डोंट नो। तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वैकेशन। तो मैंने बोला ये आप 3 महीने के लिए फ्रांस से निकल लिए इतना सामान लेके, तो व्हाट अबाउट योर जॉब्स? तो बोल रहे वी डोंट केयर, वी आर सोशली सिक्योर्ड। मतलब उनको गवर्नमेंट कवरेज दे देती है अनएम्प्लॉयमेंट और इनकम ये सब। बोले हम नया जॉब ढूंढ लेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, मिले तो ठीक है, नहीं तो कोई। सो ये पूरी सोसाइटी अब जो फियाट डॉलर, और क्योंकि पीपल नीड टू नो यूरो इज ऑल्सो 20% रिजर्व करेंसी स्टेटस, राइट? 59% इज डॉलर, 20% इज यूरो। तो इन सब ने अपनी इकोनॉमीज जो है पूरा वोकिज्म करके खत्म कर दिए। जब आपके पास एजुकेशन नहीं है, फैमिली का बैकिंग नहीं है, करियर का ठिकाना नहीं है, आपका ग्रेजुएशन आते आते आपके पेरेंट्स 2-3 चेंज हो जाते हैं, यू हैव नो क्लू व्हाट यू आर डूइंग। आप लड़ाई क्रेडिट कर रहे हैं, बंदा है लेडी है कि दे है, करेक्ट? हाँ, उनको कुछ नहीं पता। हाँ, ओ ये तो ट्रूडो हैज डिक्लेयर्ड $75,000 फॉर दिस, कि जिसको जो चेंज करवाना करवा लो। सो यू नेवर नो व्हाट, आई मीन इतना वो हो चुका है ये सोसाइटी। आप समझे कि कोई भी इकोनॉमी या जो कैपिटलिज्म थ्राइव करता है, जब वो उसका बर्थ होता है, तो हमेशा से ट्रेडिशनल वैल्यू, फैमिली वैल्यूज, उसी के बेस पे कैपिटलिज्म या इकोनॉमी चल सकता है, मतलब स्टार्ट उसका बर्थ। पर जब आप एडल्ट हो जाने के बाद ये फियाट रिजर्व करेंसी का ड्रग उनको देते हैं, चीप मनी का, तब जाके ये वोकिज्म फैलता है। अच्छा, कैलिफोर्निया का मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है, यू वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज कैलिफोर्निया इन फ्यू इयर्स। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि जब कैपिटलिस्ट जब बॉर्न होते हैं, जो मैंने बताया कि ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, तो आप देखें कि मार्क जुकरबर्ग हो गया या सुंदर पिचाई अपने बच्चे को फोन्स नहीं दे रहे, स्मार्टफोन्स वो खुद नहीं दे रहे, राइट? तो जब उसका बर्थ होता है कैपिटलिज्म का, तब ट्रेडिशनल वैल्यूज पे होता है। फिर कैपिटलिस्ट क्या करने लगते हैं
कि उनको चीप लेबर सप्लाई चाहिए, तो उसके लिए इलीगल्स को सपोर्ट, माइनॉरिटीज को सपोर्ट, फेमिनिज्म का वेव, इंडिविजुअलिज्म का वेव, ये सब चला चला के चीप लेबर सप्लाई लेने के लिए ये सारे इजम्स को स्पॉन्सर किया जाता है, वोकिज्म एंड ऑल, और फिर वही उनको खत्म कर देते हैं कैपिटलिस्ट को। फिर वो जाते हैं नेक्स्ट स्टेट में जहां पे ट्रेडिशनल वैल्यूज होती है वापस। तो इसीलिए आप देखते हैं ड्यूरिंग बाइडेन टर्म मेनी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स शिफ्टेड फ्रॉम ब्लू टू रेड स्टेट्स। दिस इज अ गेम सर, ये तो मतलब बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म। ये तो बिल्कुल वही है ना, जैसे एग्जांपल अगर मैं दे दूं, रेडिकल्स जो मिडिल ईस्ट से निकलते हैं जी। और यूरोप जाते हैं, वो बोलते हैं हम तंग आ चुके हैं ये रेडिकलिज्म से, इसलिए बचने के लिए इधर आ रहे हैं। और फिर वहीं वहां जाके जाके वही चीज फैलाते हैं, वहां जाके नई जगह पे ये वही चीज है। इट्स द सेम थिंग, अमेजिंग वेरी अमेजिंग सेम। सर। तो जितने कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया से शिफ्ट होंगे और रेड स्टेट में जाएंगे, टेक्सास, फ्लोरिडा, जो भी है, फिर वहां जाके वापस यही सारी वोकिज्म की चीजें स्पॉन्सर करना शुरू करेंगे। फिर वो सोशलिस्ट फ्रीबीज का प्रेशर आएगा, वो स्टेट बैंकरप्ट हो जाएगा, फिर वापस दूसरा नया रेड स्टेट ढूंढेंगे। तो ये तो वापस वही घूमता रहेगा। दिस इज हाउ द zombies crowd spread and finish of the wealth creators। ऐसे ही होता है। अच्छा, ये लेफ्ट का भी आप रोल देख लें, हर जगह जी सेम। लेफ्ट जो है उसको पावर में रहना आता नहीं है, जो भी बोलो, तो करेक्ट उनको हाँ। पावर में इंटरेस्ट भी नहीं है। उनका क्या इंटरेस्ट है मैं बताता हूँ। लेफ्ट जहां भी एंटर होता है, वो एंटर होएगा स्टेट में, दरवाजा खोल देगा रेडिकल्स के लिए, zombies फ्रीबीज क्राउड के लिए, फिर रेडिकल्स इनको मार के स्टेट का पावर ले लेंगे, फिर लेफ्ट निकल लेता है नेक्स्ट स्टेट के लिए। इट्स अ सेम फॉर्मूला। ईरान में जब ये रेवोल्यूशन हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो जी लेफ्ट और रेडिकल्स दोनों मिलके किए रेवोल्यूशन, और हाँ। पहले ही वीक में रेडिकल्स ने लेफ्ट को खत्म करना शुरू कर दिया। द सेम वीक ऑफ ग्रैबिंग पावर। आप केरला देख ले, केरला में भी लेफ्ट का रूल है, ठीक। थोड़े टाइम में रेडिकल्स विल फिनिश देम ऑफ एंड दिस लेफ्ट विल एंटर कर्नाटका। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द मेथड। वर्ल्ड वाइड सेम फॉर्मूला है, कहीं पे कोई चेंज नहीं है। बंगाल में जैसे ही पावर जाएगा, रेडिकल्स विल टेक ओवर, और फिर लेफ्ट विल गो टू बिहार एंड देन ओपन द डोर्स ऑफ बिहार फॉर रेडिकल्स टू कम इन। यही प्रोसेस है, just like that capitalist and communist which I explained for California. It's the same process. इट्स लाइक अ बोलते ना अब Chain। आई थिंक हाँ, जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू द अदर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कूदते वो रहते हैं आगे से। बस फ्रीबीज zombies chaos वाले क्राउड क्रिएट करो, that's what। वो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फ्रीबीज ज्यादा हो। एंड वही मैं आपसे पूछ रहा था, इन लोगों ने 4 ट्रिलियन में से कुछ तो डाल दिया इकोनॉमी में, अभी ये अभी बैंक इसको में बेल आउट डालेंगे। नहीं करेंगे, इसको बेल आउट करने वाले। $620 बिलियन तो बोल दिया है सर, अब तो हो जाएगा ये तो 400 में से 4 ट्रिलियन में से इसका आपने दो ढाई। इन्फ्लेशन आएगा, इसका मैसिव इन्फ्लेशन आएगा। वो इन्फ्लेशन आएगा जो जो दूसरा नेक्स्ट साइकिल फिर बैंकिंग क्राइसिस का शुरू होगा। हाँ, तो ये तो फिर डबल एज वेपन है ना सर। आप इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन को आप फिर वो बेस पॉइंट बढ़ाओगे, बेस पॉइंट बढ़ाओगे तो और बैंक फेल होंगे। That's what they want। सर हु इज Basically, the main 4, 5, 6 banks are trying to collect all the deposits and all the debts। जब सब एक ही जगह accumulate हो जाएगा, फिर ये reset button is very easy। क्योंकि एक करेक्ट करेक्ट। पैनिक तो क्रिएट हो ही चुका है। जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं, दे आर लाइक नाउ शिफ्ट टू द बिग बैंक, यहाँ से निकाल लो वहां चलते हैं। उनको पता नहीं है वहां पे ट्रैप रेडी है। दे डोंट नो दैट। सर बट व्हाट इज द मोटिव, इसका क्या रीजन है सर? डीप स्टेट जो है इनका, इनको अब इनको पता है, आपने जैसे बताया कि आपका भाई इकोनॉमी का इतना बड़ा डेट है, आपका आपका जो सिस्टम अभी चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा, एंड दे हैव टू रीसेट इट।
नहीं तो वो होगा नहीं तो ये जॉर्ज सोरोस जैसे बंदे चलाएंगे आपकी कंट्री, एंड इनको पता चल रहा है वो। नहीं, ये सी वेस्टर्न मासेस जो हैं, they are critical of the government, but they are still not aware of what all is going on in the व्हाट back ऑल, end. या इन देयर नेम। हाँ, तो हाँ ये आप देखोगे कि जैसे ये पूरा जब एक्यूमुलेट हो जाएगा बड़ी बैंक्स में, जी उसके बाद जो रीसेट का बटन प्रेस होना है, उसमें आप देखेंगे कि टाइमिंग भी मुझे मिली जुली सी लगती है। जैसे जो लिबोर से शिफ्ट होना है वो भी मिड 2023 है। आप देखेंगे कि डिजिटल डॉलर जो आ रहा है दैट इज ऑल्सो मिड 2023, राइट। और इनका जो डेट सीलिंग जो बढ़ाना है वो लिमिट का डेट भी लास्ट डेट मिड 2023। और फिर अगस्त में ब्रिक्स समिट है, राइट। तो मुझे लग रहा है कि सब टाइमिंग उस हिसाब से चल रहा है, विच इज वाई दे आर स्टिल कीपिंग क्रेडिट स्विस अलाइव। क्योंकि एक बार जब क्रेडिट स्विस गिरेगा, वो तो गया उसके फिर। बाद उसके बाद पूरा कंटेजियन है। हम्म। So that spreads all over to Europe banks and then to the US banks. सर ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी हमको, मतलब ऑब्वियसली मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि इसके बारे में मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, तो मैं ये कॉन्वर्सेशन को एक व्यूअर की तरह देके काफी सारे सवाल लेके आपके साथ दोबारा बात करूंगा इसके बारे में, Sure, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज यू नो इजीली पैलेबल, बिकॉज जैसे जैसे आप कुछ बोल रहे हो मैं इधर पे लिख रहा हूँ कुछ चीजें, इज जस्ट सो मच। तो मेरे को खुद एक व्यूअर की तरह देख के अपने व्यूअर्स के कमेंट्स देख के उसके बाद देन वी विल प्रोबब्ली कम बैक टू यू। बट मेरे को sure. एक छोटा सवाल है सर, जस्ट टू क्लोज दिस ब्यूटीफुल डिस्कशन, कि सर इसमें सबसे ज्यादा गेन किसको है सर, एंड एक तो सबसे ज्यादा गेन किसको है, और हाउ डज अ सिटीजन लाइक अस प्रोटेक्ट इटसेल्फ। So, see, one thing that you have to understand, that the energy is the real reserve currency, and dollar was just riding on it since 1971. करेक्ट। And the real purchasing power of currency is physical gold and silver. तो हमारे जितने भी भगवान हैं वो ऐसे ही गोल्ड पहन के नहीं बैठे हुए हैं। दैट्स अ सिविलाइजेशनल विजडम कि आपका परचेजिंग पावर ये है। आपका ह्यूमन राइट्स तब तक ही आप प्रिजर्व कर पाएंगे जब तक आपके हाथ में फिजिकल गोल्ड है। जैसे ही आपसे फिजिकल गोल्ड दूर हुआ, खत्म। आपकी आपकी ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये सब कोई और डिफाइन करेगा। ठीक। सो गोल्ड इज द ओनली एसेट which has zero political risk, zero geopolitical risk, zero credit risk, zero liquidity risk, zero default risk, right? uh, this is the only one. गोल्ड एंड सिल्वर और जस्ट गोल्ड सर। Gold and silver, but massively gold, because gold is also used as inputs for other kinds of industrial products. जी जी So जी जी। it has other usages which are normal usages, जैसे सोलर पैनल, ये सब में भी लगता है। Gold is the only one which has absolutely zero risk, right? तो वो जो हमारा जनरेशनल विजडम है सिविलाइजेशन का, that's what सनातन is. So you will see that इंडियंस जब, मतलब ये 30-40 साल से यूएस डॉलर ने प्रेशियस मेटल्स को आर्टिफिशियली सप्रेस करके रखा था, तो इसका जो वैल्यूएशन अब जूम होना है पोस्ट डी डॉलराइजेशन, यू वॉन्ट बी एबल टू हैव retail jewelry shops around. It's going to go that high. So but you will see some kind of regulations coming in. माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट किया जाएगा। कुछ कुछ कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नेशनलाइजिंग। बोल दिया है हाँ। कि जितना माइंस में से निकलेगा उसका 80% सेंट्रल बैंक में जमा करो। मैक्सिको ने बोल दिया लिथियम इज नेशनलाइज्ड, राइट। तो ये तो अब मूवमेंट्स होगा ही, क्योंकि करेंसी पैग होने वाली है, और करेंसी पैग होने वाली है मेटल्स के साथ। तो जितनी भी माइनिंग इंडस्ट्रीज हैं इन पे बहुत हैवी रेगुलेशंस आने वाले हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। आप यूएस के मूव्स देख लो, पेंटागन ने बजट मांग लिया है कैनेडियन माइंस में इन्वेस्ट करने को। दूसरी यूएस हैज आस्क्ड फॉर एन ऑल टेक ओवर बिड ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर। तो ये तो क्लियर है, एवरीबडी नोज वी आर गोइंग टू द पेग्ड करेंसी वर्ल्ड।
किसी को डाउट नहीं है। तो जिनको डाउट है वो वही है जिनके जॉब जाने वाले हैं। जो जो इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिगीज हैं, जो अभी भी हम्म। डिनायल में बैठे हैं कि ये नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है। तो उनको पता लगेगा कि कितना बड़ा रीसेट आ रहा है। हाँ, जो आज तक वो म्यूचुअल फंड्स एंड दिस एंड दैट जो वो बेच रहे हैं, वो तो मानेंगे नहीं कभी। ऑफ कोर्स पीपल विल नॉट एग्री टू इट। वो तो होगा सर। एशिया में इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा और वेस्ट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। सर हमारा हम लोग कहाँ खड़े होते हैं एज इंडियंस? So as Indians, we have the highest private per capita gold. So we will become rich as it is just by the gold that we have. तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड जो है वो इंडियन सिटीजन्स के पास है। बिकॉज इनको तो सेविंग्स वाली अकल है ही नहीं बाकी कंट्रीज को, क्योंकि ये तो वन लाइफ में बिलीव करते हैं। तो उनका तो कोई सेविंग्स का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ऊपर से फियाट रिजर्व करेंसी का एंडलेस प्रिंटिंग। हम्म। तो उनको सेविंग्स तो कुछ दिमाग में ही नहीं जाता है। सैटरडे संडे आते ही वीकेंड ऑफ, और साल के 5 वेकेशंस होते हैं उनके वेस्ट में। और अभी तो 4 दिन बोल रहे हैं सर, 4 days वर्किंग। हाँ, पूरा वो किस्ट है। तो क्या करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। वंस चाइना सेज नो मोर सप्लाईज, इट्स ओवर। इसके बारे में मैं पूछूंगा सर आपसे, एंड आई एम लीविंग अ टीजर फॉर दिस थिंग। ये चाइना एंड का क्या रोल रहेगा इसके अंदर, वील हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारा उनके साथ ही द एंटायर गेम विल बी द सेंचुरी ऑफ एशिया अगर आ रही है, तो द सेंचुरी ऑफ एशिया इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्योंकि जापान तो खैर जो भी कह लीजिए, जापान इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, बट इट्स अ डाइंग कंट्री अनलेस एंड अनटिल दे चेंज देयर कंप्लीट सिस्टम। और अभी भी अगर वो आज जब आप और मैं बात कर रहे हैं सर, आज अपना वो बर्थ रेट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनको 20-25 साल लगेंगे बिफोर दे लगेगा। नो, इट्स कैन डू ओवर। समथिंग। ये सारे जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस के बेस पे इकोनॉमीज चलाते हैं, जी। जो वन लाइफ में बिलीव करते हैं, जिनको कोई लेना देना नहीं है अपने एजेड पेरेंट्स और नेक्स्ट जनरेशन के एजुकेशन को कंफर्म करने का। टॉक्सिक इंडिविजुअलिज्म और करियर ओरिएंटेड और फेमिनिज्म के वेव पे चलते हैं, उनके लिए कोई फ्यूचर ही नहीं, क्योंकि वो मानते ही हैं वन लाइफ में। तो क्यों क्यों वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी कंट्री या सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगी, जब एवरीथिंग यू डिवाइस्ड बेस्ड ऑन वन लाइफ। तो फिर आपने सेविंग्स और बर्थ रेट्स का करना ही क्या था? करना ही क्या है? जी। आपने तो हैंड ओवर ही कर देना है, जो जो कब्जा कर लेगा उसको दे दिया आपने। जैसे पार्सिस निकल गए ईरान से आफ्टर हम्म। फॉलिंग बर्थ रेट्स, हम्म। पार्सिस हैड टू लीव। करेक्ट सर। जिनके पास रिप्रोडक्शन था, बर्थ रेट्स था, उन्होंने टेक ओवर कर लिया आपका वेल्थ। सिंपल। पूरे वर्ल्ड का जो वेल्थ है वो तो उसी को पास होगा हु हैज रिप्रोडक्शन, राइट? जिनके पास नंबर्स है वहीं पे पास होगा। ये तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई या इसको क्वेश्चन ऑब्वियसली ही सर। नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन जी। आउट इट। हम्म। तो जो भी बंदे वन लाइफ में बिलीव करते हैं उनके साथ वही होना है। जैसे ईयू में दे हैव फॉलिंग बर्थ रेट्स, दे कॉल्ड इन रेडिकल्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। बहाना क्या है? मैन पावर रिप्लेसमेंट, क्योंकि खुद का है नहीं बर्थ रेट्स, वो भी यूएस राइट? में भी वही हो रहा है, आपने पूरा बॉर्डर खुला रखा हुआ है, घुस रहे हैं वो वहां तो पर बंदे। वो तो इकोनॉमी इमिग्रेंट्स वाली है, उनके पास तो दिमाग भी नहीं है। कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। अब इमिग्रेंट्स भी नहीं मिलेंगे इन अ हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम, जहां पे कैपिटल ट्रिमिंग हो जाएगी इकोनॉमी की बाय 60%, जो मैंने प्रेडिक्ट किया है बाय हाँ। 2025। हम्म। उतनी कम सैलरी लेवल्स में कौन जाएगा वहां? फिर तो वापस आएंगे। वापिस आएंगे जो है वो भी, मतलब उनकी इकोनॉमी चलाएगा कौन? दैट इज क्योंकि सोसाइटी तो फैमिली, दे हैव डिस्ट्रॉयड फैमिली, आई एम टेलिंग यू। नेटिव अमेरिकन का जब तक वो ग्रेजुएशन में आता है तो उसके 2-3 पेरेंट्स तो चेंज हो चुके होते हैं। Who will ensure that he finishes graduation? Sadly, this thing is also happening in India to a small extent. बिल्कुल बिल्कुल, which is why I say that we have to come back to the Sanatan economics model, which is talking about preservation of the life cycles. इन सबका सॉल्यूशन उसी में है और किसी में नहीं। वही है ना सर, लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को पहले तो बोलते थे वो वाला हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। आई मीन मेरे हिसाब से दिस जो हम लोग आज कर रहे हैं, दिस इज द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। अभी भी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुआ है। होगा होगा जब हम्म। once the people are oriented on what the ancient civilizational wisdom of
इंडिया वॉज, आई थिंक जी एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। और जैसे ये फियाट रिजर्व करेंसी जाएगी, तो जैसे मैंने बताया कि सर्विसेज सेक्टर को इतना बड़ा धक्का लगना है, वो सारे ग्लोरीफाइड जॉब्स जिसका कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो जब गायब हो जाएंगे, तो तुरंत क्वेश्चन आएगा कि ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल का फिर करना क्या है। आप 15 साल चार दीवारी में बंद करके बंदे को मार्केट रियलिटी से जबरदस्ती दूर रख के, फेमिनाइन मेमोरी बेस्ड उसको 3 घंटे का पेपर लिखवा के 15-20 साल बाद एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट से उसको 5 साल तक का भी गारंटी नहीं है कुछ मिलने का। तो फिर ये ब्रिटिश क्लासरूम मॉडल का हमने क्या करना है, फिर क्यों रखना है? तो जब ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तब ऑटोमेटिक द एंशिएंट इंडिया स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइजिंग सोसाइटी विल कम अप, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब जॉब्स ही नहीं है तो क्लासरूम जस्टिफाई कहां से होगा?